अपने मौकिल नागपाल के इकबाल जुर्म के बाद भी मैं अदालत में इस बात का ऐलान करता हूं कि इसने कोई जुर्म नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं ये भी मानता हूं योर ऑनर कि शमशेर सिंह का कत्ल हुआ और वो भी मेरे मौकिल नागपाल के हाथों। मगर योर ऑनर, मेरा मौकिल नागपाल कातिल नहीं है, क्योंकि गौरतलब बात यह है कि कत्ल क्यों हुआ, किन हालात में हुआ और किस वजह से। गौर से देखिए इस शख्स को योर ऑनर। इसकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात थी इसकी पत्नी कामिनी देवी और इसका जिगरी दोस्त शमशेर सिंह। मैं अदालत की तवज्जो के लिए पूरे वाकयात पर एक बार फिर से भरपूर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा योर ऑनर। एक दिन नागपाल जब अचानक टोर से वापस घर पहुंचता है तो वो अपनी जान से भी प्यारी पत्नी को अपने जिगरी दोस्त शमशेर सिंह के साथ ऐसी शर्मनाक हालत में देखता है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। योर ऑनर, आईने की तरह आंखें भी कभी झूठ नहीं बोलती। यह शर्मनाक दृश्य देखकर इसका खून खौल उठता है। ऐसे हालात में योर ऑनर, नागपाल की जगह कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो वो वही करता जो मेरे मौकिल ने किया। योर ऑनर, असल कातिल तो था शमशेर सिंह और ये कामिनी देवी, जिन्होंने एक मासूम इंसान के भरोसे का खून किया, उसके विश्वास का कत्ल किया, उसकी इज्जत को फांसी पे लटकाया और उसके प्यार को जिंदा दफन करने की कोशिश की। योर ऑनर, इस दुनिया को ऐसे गुनहगारों से पाक करना कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं। Thou shall not commit adultery, saith the Bible। इन हालात की रोशनी में योर ऑनर, मैं इस अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मेरे मौकिल ने कोई कत्ल नहीं किया है। He has not killed the man, but he has only executed him। नागपाल ने शमशेर सिंह का खून नहीं किया, बल्कि ये कातिल को सजाए मौत दी है। रही सजा की बात, तो अदालत और कानून के पास मौत से बड़ी सजा तो है ही नहीं, और मेरा ये मौके सजाए मौत से भी ज्यादा भयानक सजा भुगत चुका है। क्योंकि योर ऑनर, इसकी मौत तो उसी दिन हो चुकी थी जब इसने अपनी आंखों से वो शर्मनाक नजारा देखा था। योर ऑनर, कानून कहता है कि एक इंसान को एक जुर्म पर एक ही बार सजा मिल सकती है, मगर मेरा ये मौकिल वो बदकिस्मत इंसान है जो हर घड़ी हर पल सजाए मौत की सजा भुगत रहा है और जब तक जिंदा रहेगा सजा पाता रहेगा, क्योंकि खुद इसकी जिंदगी इसे तिल तिल कर मार रही है। योर ऑनर, अगर यह अदालत इसे खतावार समझकर इसके लिए कोई सजा तजवीज करती है तो यह कानून और इंसाफ का कत्ल होगा। That's all, Your Honor। यह अदालत वकील सफाई की जिरह से इत्तफाक करते हुए इस बात को मानती है कि मुल्जिम ने यह कत्ल गैर इरादी तौर पर वक्ती पागलपन की हालत में किया है। मुल्जिम नागपाल एक सरकारी ऑफिसर होने के साथ साथ एक मुअज़्ज़िज़ शहरी भी हैं, जिनकी पिछली जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। कानून और सजा इंसान को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, ताकि सजा काटने के बाद इंसान समाज में अपनी वापस पोजीशन हासिल कर सके। वारदात के बाद और मुकदमे के दौरान मुल्जिम नागपाल जिस ज़हनी कैफियत से गुजरे हैं वो किसी सजा से कम नहीं है। इसलिए कोई दूसरी सख्त सजा से कानून का कोई मकसद हल नहीं होता। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कत्ल तो हुआ है और मुल्जिम का इकबाल जुर्म भी मौजूद है। इन तमाम बातों और मुल्जिम के हालात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम नागपाल को मुजरिम करार देती है और अदालत की बर्खास्तगी तक सजा देती है। कोर्ट sentences the accused till the standing of the court।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये केस जिताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुबारक हो मिस्टर विजय सक्सेना। थैंक यू। जिस केस के बारे में मुझे पूरा यकीन था कि तुम जीत नहीं सकते, तुमने वो केस भी जीत लिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम वाकई एक अच्छे वकील हो या सिर्फ एक अच्छे एक्टर। इंद्रजीत जी, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूंगा? तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और यह तुम अच्छी तरह जानते हो। सर, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इससे ज्यादा तुम मेरा बिगाड़ भी कह सकते हो मिस्टर विजय सक्सेना। तुम्हारे आने से पहले मैं आज तक को केस हारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं को केस जीता भी नहीं। खैर, मैं तुम्हारी जीत की मुबारकबाद तुम्हें उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक तुम कोई केस हार कर खुद मेरे पास आकर मुझे मुबारकबाद देने पर मजबूर नहीं हो जाते। यही मेरी जिंदगी की एक तमन्ना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। किसी ने मुझसे कुछ कहा? जी मैं आप ही से कह रही हूँ। तो मेहरबानी करके ऊपर की 3 किताबें निकालिए ताकि मैं नजर आऊं। ओह, जी मैं विजय साहब को ढूंढ रही थी। बिंदु वही विश्राम करता है। There lies the point. ढूंढना किसे चाहिए और आप ढूंढ किसे रही हैं? आप मुझे जानती हैं? आप नहीं जानती ना? नहीं बता पाई? वो इसलिए कि मैं बहुत लो प्रोफाइल रखता हूँ। जी मैं समझी नहीं। आपने पाशा का नाम सुना है? पाशा नहीं तो। नहीं सुना है? कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि आपने पाशा को न सिर्फ देखा है बल्कि उनसे बातचीत भी की है। लेकिन आप हैं कौन? लीजिए, पूरी रामायण बताती पूछ रही है कि हनुमान कौन है। मैं विजय सक्सेना का हनुमान हूँ। हाँ, मैंने उन्हें अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे रखी है। आप विजय साहब के पीए हैं? पीए? अजी आ रे कहिए, आ रे। अरे हाँ, रियल एडवोकेट। ये किताबें देख रही हैं आप? जी। मुझसे पूछे बगैर एक पन्ना नहीं पलटते। इसका मतलब है आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? हाँ? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उनसे एक मुलाकात की। आप मेरा परिचय करवा दीजिए प्लीज। बिंदु वही विश्राम करता है। हाँ? There lies the point. मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं मिली हूँ। किससे मिली? नहीं, मेरा नाम मिली है। मैं फ्रीलांस क्राइम रिपोर्टर हूँ। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप कल ऑफिस में आइए और मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ? पाशा। ओ, ओए, सर, किताबें रख दीजिए। पाशा, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। जी, मैं बस जा ही रहा था सर, ये बीच में मिली अपॉइंटमेंट। जी सर, मेरा नाम मिली है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। आई एम रियली अ ग्रेट एडमायरर ऑफ यू सर। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मिली कहाँ क्राइम रिपोर्टिंग और कहाँ लॉसूट्स। ये अदालत की बातें, ये सब आसान नहीं है। बट सर वो। सुनो मिली, तुम कभी फुर्सत से मेरे दफ्तर आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। कम ऑन, लेट्स गो पाशा। थैंक यू सर। मैंने अपॉइंटमेंट का कहा था ना, बिंदु वही विश्राम करता है। सर, आपका क्या ख्याल है सर? क्या ख्याल है? नहीं, don't you think she is a quadruple quotient of a chronic case of female juvenile delinquent platonic infatuation? Let's go, sir. वाह भाई वाह, कमाल का आदमी है। कौन कमाल का आदमी है? वही क्रिमिनल लॉयर विजय सक्सेना। अब की बार कौन सा कमाल कर दिया? अब की बार तो उसने हारी हुई बाजी भी जीत ली। ग्रेट मैन। अरे तुम्हें मालूम होगा वो नागपाल मर्डर केस? हाँ हाँ, वही होपलेस केस ना, जिस और कोई लॉयर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मगर उस केस में भी उसने अपने क्लाइंट नागपाल को मौत के पंजे से बचा लिया। अब रहने दीजिए, बहुत हो गई उसकी तारीफ। नाश्ता कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मीना, डार्लिंग, एक बात मैंने तय कर ली है। अगर कभी मुझे वकील की जरूरत पड़ी ना, तो मैं तो विजय सक्सेना को ही अपना वकील करूंगा। कम वक्त में एक बुरी बात है, डिवोर्स केसेस ही नहीं लेता। क्यों जी, आप डिवोर्स के बारे में क्यों सोचने लगे? क्या एक ही साल में बीवी से दिल भर गया? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं डार्लिंग जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे दूं। बल्कि मैं तो ऊपर वाले से तुम्हें अगले 7 जन्मों के लिए मांगने वाला हूं। वैसे भी खाते पीते आदमी के लिए ये डिवोर्स बहुत महंगा प्रपोजल है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बीवी को तलाक देने के लिए
मुझे जितनी रकम एलिमनी में खर्च करनी पड़ेगी ना, उतनी में तो मैं 4-5 शादियां कर लूं भाई। गंदे गंदे गंदे। छोड़िए ना फोन। हेलो, मैं बोल रहा हूँ जानम। किसका फोन है डार्लिंग? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। आजकल ये रॉन्ग नंबर बहुत आते हैं। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, गर्मी है। लाओ भाई लाओ, हम तो चले ऑफिस। ओके, बाय बाय। सी यू इन द इवनिंग। घबरा गई जानम? क्यों? मुझे जिंदा देखकर ये सुर्ख रंग पीला क्यों पड़ गया जानम? मैं समझी थी कि तुम समझी कि राजन मर गया और तुम्हारी जान छूट गई। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आंखों से ओझल क्या हुआ कि तुमने एक करोड़पति आदमी पकड़ा और उससे शादी कर ली है? मैं क्या करती? मैंने तुम्हारे मरने की खबर अखबार में पढ़ी है। तुम तो जानती हो जानम कि मैं कैसे धंधे करता हूं। हमारे धंधे में 2-4 साल के लिए गायब होना तो एक मामूली बात है, और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। फेरे लेने में इतनी जल्दी की जैसे मंडप की आग ठंडी हो रही। देखो जानम, मैं आजकल बहुत परेशान हूं। दरअसल मुझे 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। तुम जानती हो जानम, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं ना, वो लोग बहुत कमीने हैं, बहुत खतरनाक हैं। अगर मैंने वक्त में पैसे नहीं लौटाए ना जानम, तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। मगर ये 5 लाख रुपए आएंगे कहां से? तुम लाओ, और कहां से आएंगे? मैं कहां से लाऊंगी? हरामजादी, एक करोड़पति आदमी की बीवी होकर ड्रामा करती हो मेरे साथ? ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। मैं कुत्तों की तरह सड़क पर घूमता रहूं और तुम एयर कंडीशन बंगले में बैठकर ऐश करो, ऐसा कैसे चलेगा? अगर मैंने उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे, और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जरा सोचो, अगर कल मैं तुम्हारे पति के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और उससे ये पूछूं कि तुम मेरी बीवी को अपनी बीवी बनाकर कैसे रख सकते हो, तो जानती हो क्या होगा जानम? पहले तो वो तुम्हारे इन रेशमी बालों की चुटिया को काटेगा और फिर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। भलाई इसी में है जानम। ये 5 लाख रुपया मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना, तो जानती हो क्या होगा? हेलो। हाय। बस इसके आगे कुछ मत कहिएगा। मैंने आपको कहीं देखा है? जी। देखा? कैसे पकड़ा? बिंदु वही विश्राम करता है। There lies the point। यही तो फर्क है मुझ में और साधारण एडवोकेट्स में। मैं एक बार किसी को देख लेता हूं तो जिंदगी भर नहीं भूलता हूं। अब बताइए, मैंने आपको कहां देखा है? 1 दिन पहले कोर्ट के बाहर। करेक्ट। वेल, आपकी याददाश्त मुझ जैसी ना सही, फिर भी काफी अच्छी है। हाँ तो फरमाइए। जी, वो अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? आई एम सॉरी, आपका मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट लूं, विजय साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ओह अच्छा, दैट अपॉइंटमेंट। वो क्या है कि विजय साहब के अपॉइंटमेंट्स रखते रखते, उनके केसेस सॉल्व करते करते मेरा दिमाग फट जाता है। आप उनके केसेस सॉल्व करते हैं? जी हाँ। वैसे आपने बुहारी वाला मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। बुहारी वाला? हाँ, वो फेमस केस जिसमें बुहारी वाला और उसके कुत्ते को किसी ने गोली से उड़ा दिया था ना। वेल, वो केस
मैंने ही सॉल्व किया था। अच्छा, जी हाँ, लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। दुनिया ऐसा समझती है, लेकिन मैंने सॉल्व किया है। बिंदु यही विश्राम करता है। पाशा, मैं सर Good morning, वो आई है अपॉइंटमेंट के सिलसिले ओह में। मिस मिली, कम कम, आई सी यू नाउ। गो he'll see you now, हाँ, फिर बुहारी वाला ने पिस्तौल उठाया और मैं आपकी बात समझ गया मिस मिली कि इन्वेस्टिगेशन आपका शौक भी है और प्रोफेशन भी। जी। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ज्वाइन करने के बजाय अगर आप किसी अखबार को ज्वाइन करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बट सर, आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो कभी ना कभी मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ सर, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपसे मिलने आई है सर। आप अगर बिजी हो तो मैं उसे अंदर भेज देता हूँ सर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं बॉस को बहलाने फुसलाने। जाइए। हेलो, आइए, बैठिए। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। नो प्रॉब्लम, आप बिना झिझक बोलिए। मैं आपसे कुछ मशवरा करने आई हूँ। हाँ जी बोलिए। जी, मेरी एक सहेली है शीला, जिसने पिछले साल दूसरी शादी की है। दूसरी शादी? जी, और अब अचानक उसका पहला पति, जो कि उसे यकीन था कि मर चुका है, वो वापस आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मेरा ख्याल है अगर आप डिटेल में बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ साल पहले मेरी सहेली शीला जनरल हॉस्पिटल में नर्स थी। एक दिन अचानक ही जख्मी हालत में एक आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उसकी देखभाल के दौरान उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका पति अंडरवर्ल्ड का आदमी था। बात बात पर मारना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना उसकी आदत थी। राजन से शादी के कुछ अरसे बाद वो अचानक गायब हो गया और कुछ दिनों बाद शीला को पेपर के जरिए उसके एक्सीडेंट में मौत की खबर मिली और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। और आज अचानक उसका पहला पति वापस आ गया है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जी, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। प्लीज हेल्प हर। अच्छा, तो ऐसा है। कहिए, मैं आपकी सहेली की क्या मदद कर सकता हूँ? आप ये बता सकते हैं कि ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए? भाई, मेरे ख्याल से तो उसे सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। वो पुलिस में कैसे जा सकती है? उसकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। वो अपने पति से क्या कहेगी? और जब उसके पति के घर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो पहले ही एक विधवा के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मैडम, मगर इसके आगे अगर वो मेरी मदद चाहती हैं तो उन्हें पर्सनली आकर मुझसे मिलना होगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का केस किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करता। ये मेरी पॉलिसी है, मेरा असूल है। लेकिन वो आई एम सॉरी प्लीज, आई रियली कांट हेल्प यू। आई एम रियली वेरी सॉरी। मिस मिली? यस सर। Do you want Johnny? ऑफ कोर्स सर। Now here is an assignment for you. जाओ और जाकर उस औरत का पीछा करो और शाम तक इस टेबल पर एक डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके बॉस। I'm sure ये किसी सहेली खुद अपनी जान मिली रिपोर्टिंग बॉस। यस मिली। सर, उस लड़की का नाम है मीना, मिसेस मीना दासगुप्ता। वो कस्तूरबा गांधी रोड पर गुप्ता महल में रहती है। उसका हस्बैंड मिस्टर दासगुप्ता एक मल्टी मिलियनेयर आदमी है और गुप्ता शिपिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये मिसेस गुप्ता की दूसरी और मिस्टर गुप्ता की पहली शादी है, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ की। I see. यानी कि मेरा अंदाजा ठीक निकला। मिली? जी सर। ये लड़की या तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है
या फिर फंसने वाली। हेलो। मैं बोल रहा हूँ जानम, कब से फोन ट्राई कर रहा था। इतनी देर एंगेज रखोगी तो कैसे चलेगा। क्यों फोन किया इस वक्त? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजन? इस वक्त मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरे पति घर पर हैं। इतनी जल्दी क्या है जानम, जब वो सो जाए तब चली आना। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ए, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो पंख झाड़ के रख दूंगा। नाउ लिसन टू मी, अगर कल तक मैंने पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे खत्म कर देंगे, और खत्म होने से पहले मैं तुम्हारा ये ठाट बाट खत्म करके तुम्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दूंगा। अब जाओ, अपने पति देव को सुलाने की कोशिश करो। अगर खुद को नींद आने लगे ना तो सोच लेना, रोज अपार्टमेंट्स, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 12 में तुम्हारा पहला पति इंतजार कर रहा है। नींद खुद ब खुद उड़ जाए। नाउ गुड नाइट, गुड लक। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना डार्लिंग? सर में सख्त दर्द है। सारा दिन काम काम काम। सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध और बाम लाती हूँ। ओके? ये लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू। दूध इधर। आप पी लीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। सो गई क्या? सलाम मैम साहब। ये लो, 20 लीटर पेट्रोल डाल देना। लीजिए। अरे 500 का नोट? सॉरी मैम साहब, इस वक्त तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, मालिक भी कोई चले बात गए। नहीं, कोई बात नहीं। ये नोट तुम रख लो, बकाया मैं कल ले लूंगी। अच्छा, सलाम मैम साहब। तीसरा माला। जी मैम साहब। लो भी राजन साहब, जिनका इंतजार था वो आ गए।
होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने, कानून को दिया है जन्म जुर्म खता ने। कानून रोड पर रोज अपार्टमेंट्स में 3 माले पर राजन नामी आदमी का कत्ल हो गया। पुलिस कहती है कि वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था। आगे बढ़िए ना। लिखा है पुलिस को कत्ल के सिलसिले में किसी खूबसूरत लड़की की तलाश है जो कत्ल की रात को वहां नजर आई थी। उस लड़की ने पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। द पुलिस इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हर। आइए आइए। मिसेस दासगुप्ता। आई नो पाशा, आइए प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो मैं उस दिन जो मैंने आपसे झूठ कहा था ना, उसकी माफी मांगने आई हूँ। दरअसल जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो मेरी सहेली की नहीं, मेरी खुद की थी। मैं जानता हूं, बैठी तो सही एंड रिलैक्स। अब मुझे सब कुछ बताइए और अपना दोस्त समझिए, ओके? आज आपसे मैं हर बात सच सच बताने आई हूँ। हाँ हाँ कहिए। कल रात मेरे पहले पति राजन का खून हो गया। यानी कि रोज अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर पर जिस राजन नामी आदमी का कत्ल हुआ है वो आपका पहला पति था? जी हाँ, जिस दिन मैं आपसे मिलने आई थी उसी रात उसका फोन आया था और उसने कहा कि अगर मैंने उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो सुबह होते ही वो घर आएगा और मेरे पति को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा कि वो मेरा पहला पति है। और आप ही बताइए उस वक्त मेरी क्या हालत होती। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे पति भी उस वक्त घर पर थे। और राजन जो कहता है वो कर भी सकता है, इसलिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। अचानक मेरे पति की तबीयत भी कुछ खराब हो गई और मैंने उनके दूध के गिलास में 2 स्लीपिंग पिल्स डालकर दे दी और उनके सोने का इंतजार करती रही। और जब वो गहरी नींद सो गए मैं घर से बाहर निकली, देखा गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। पेट्रोल पंप गई, पेट्रोल भरवाया और रोज अपार्टमेंट के लिए चल दी। लिफ्ट में बैठकर 3रे फ्लोर पर गई। जैसा कि राजन ने बताया था कि वो फ्लैट नंबर 12 में मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने फ्लैट नंबर 12 की कॉल बेल का बटन दबाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा घंटी बजाई, फिर भी जब दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया तो मैंने दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि वो मामूली सा धक्का लगने से ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के अंदर खून में लथपथ राजन की लाश पड़ी थी। ये नजारा देखते ही मैं दरवाजा उसी तरह खुला छोड़कर पथरवासों पर सीढ़ियों के रास्ते भागी। नीचे आकर गाड़ी में बैठी। मेरे हाथ में पूरी तरह कांप रहे थे। गाड़ी में चाबी भी गलत लगा रही थी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करके मैं वहां से भागी, सीधी घर पहुंची। अपने बेडरूम में पहुंचकर जब अपने पति को उसी तरह आराम से सोते हुए पाया जैसा मैं छोड़कर गई थी तो मैं टूट गई। जो सब हुआ था उसका एहसास मुझे धीरे धीरे होने लगा। इस बार मेरा यकीन कीजिए विजय साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने राजन का खून नहीं किया। मैं जिस वक्त वहां पहुंची उसका खून हो चुका था, उसका खून हो चुका था। देखिए रोइए मत, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज रोइए मत, रोइए मत। दैट्स इट। सुनिए, पुलिस को एक पिंक कलर की साड़ी वाली लड़की की तलाश है जो कत्ल के दौरान वहां देखी गई थी। जाहिर है उस रात को आपने भी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी।
जी हाँ, और अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। फीस की फिक्र ना करें। इसकी कोई जल्दी नहीं, इसको अभी आप अपने पास रखिए, क्योंकि मैंने आपका केस ले लिया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट एट ऑल। अब आप घर जाइए और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और याद रखिए, पुलिस को जिस लड़की की तलाश है वो आप हैं, मगर शायद पुलिस ये नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। इसलिए आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, और अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी तो फौरन फोन कर दीजिएगा। इज इट ऑलराइट? अब आप घर जाइए, रिलैक्स कीजिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। ठीक है? थैंक यू। नॉट एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यह औरत आज भी झूठ बोल रही है। खून इसी ने किया है। बिंदु यही विश्राम करता है सर। Here lies the point. जिनको झूठ बोलने की आदत हो वो कभी सच बोल ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये औरत हमें फिर बेवकूफ बनाकर चली गई। हो सकता है इस लड़की ने उस दिन झूठ बोला हो और आज सच। पर सर, आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मिली, यकीन से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अहम बात यह नहीं कि वो कातिल है या नहीं, अहम बात यह है कि अब वो हमारी क्लाइंट है, और एक अच्छा डिफेंस इसकी जरूरत भी है और इसका हक भी। Mr. Vijay Saxena. Mr. Das Gupta, what can I do for you? Well, you can do a lot for me. अबे भी जो लड़की यहां से गई है वो मेरी बीवी है। मैं जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। आइए। सक्सेना साहब, उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हाँ जी, बोलिए। रोज अपार्टमेंट्स में राजन नामी आदमी के कत्ल के बारे में तो आपने पेपर में पढ़ा ही होगा, और जहां तक मेरा ख्याल है मेरी बीवी भी उसी सिलसिले में आपसे मशवरा करने आई थी। कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरी बीवी की दूसरी शादी है। वो काफी ज्यादा परेशान है। उसकी परेशानी एक फोन कॉल के आने से शुरू हुई। पहले तो मैंने इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन कत्ल वाली रात को 8:30-9 बजे के करीब एक फोन कॉल और आया था, जिसे बगैर किसी इंटेंशन के मैंने अंदर से और उसने बाहर से उठा ली। मैं बोल रहा हूं जानम, अपने पति देव को सुलाने की कोशिश करो। रोज अपार्टमेंट्स, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 12 में तुम्हारा पहला पति इंतजार कर रहा है। वो उसका पहला पति राजन था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। राजन मेरी बीवी मीना को ब्लैकमेल कर रहा था, एंड आई वाज इन अ फिक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मीना से बात करूं या ना करूं, इसीलिए उस टेंशन में मेरे सर में दर्द होने लगा। जब मैंने मीना को बताया तो मेरे लिए 1 गिलास दूध और बाम लेने चली गई, लेकिन दूध में उसने 2-3 स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी, जो लकली मैंने देख ली थी। ये लीजिए, पी लीजिए। थैंक यू। दूध इधर। आप पी लीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। जब वो बाथरूम में चेंज करने गई और थोड़ी ही देर में सोने की एक्टिंग शुरू कर दी, जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो चुका हूं, उसके बाहर निकलते ही मैं भी जल्दी से उठा और तैयार होकर बाहर निकला, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो वहां जरूर जाएगी। जब रोज अपार्टमेंट पहुंचा तो देखा उसकी गाड़ी खड़ी है। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कि मैंने उसे भागते हुए वापस बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आते देखा। मैं नहीं जानता था कि उसे मालूम हो कि मैं उसके पीछे पीछे यहां तक आया। मैंने फौरन अपनी गाड़ी वापस की और उसके पहुंचने से पहले घर वापस आ गया।
मैंने कपड़े बदली किए और वापस बिस्तर पर लेटकर सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। मीना जब वापस आई और उसने मुझे गहरी नींद में सोता हुआ देखा तो चुपचाप कपड़े बदलकर मेरे पास लेट गई। आपने उसे रोकने के बजाय उसका पीछा करना मुनासिब क्यों समझा? विजय साहब, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते जंजीर की तरह मजबूत भी होते हैं और कच्चे धागों की तरह नाजुक भी। एक बार इनमें दरार आ जाए तो मैरिड लाइफ एक हेल बन के रह जाती है। इसीलिए अगर वो मुझे अपने राज में शरीक नहीं करना चाहती थी तो फिर मैंने भी उसका भरम तोड़ना नहीं चाहा। मैंने फोन पर सुन लिया था कि राजन उससे 5 लाख रुपया मांग रहा है और 5 लाख रुपए में अगर मीना को छुटकारा मिल जाता है तो मेरे लिए सौदा बहुत सस्ता था। वकील साहब, मैं अपनी बीवी मीना से बहुत प्यार करता हूं और किसी कीमत पर भी उसे खोना नहीं चाहता। सच मानिए तो मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं। तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों आए? आपने तो सुना ही है कि उसके पहले पति राजन का खून हो गया है। आपका मतलब है कि आपकी पत्नी ने उसे खत्म कर दिया? इम्पॉसिबल। मेरी बीवी मीना किसी का खून नहीं कर सकती। ये आप कैसे कह सकते हैं? पिछले 1 साल से वो मेरी बीवी है। जो औरत एक चींटी तक को नहीं मार सकती वो एक आदमी का कत्ल कैसे कर सकती? दासगुप्ता जी, यह आपकी पत्नी के लिए आपका प्यार बोल रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, अदालत में इन दलीलों का कोई काम नहीं। तो फिर आप मुझसे वादा कीजिए, आप किसी भी सूरत में मेरी बीवी को बचा लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस केस को पूरी ईमानदारी से हैंडल करूंगा, और एक और वादा करता हूं कि अगर आपकी पत्नी बेकसूर है तो मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। इट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या एक पति को अपने पत्नी के खिलाफ विटनेस बॉक्स में बुलाया जा सकता है? क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि विटनेस बॉक्स में जाकर गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है, और गीता पर हाथ रखकर मैं झूठी कसम तो नहीं खा सकता, और वैसे भी झूठ बोलना मेरी आदत नहीं। आप बेफिक्र रहें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बीवी को शौहर के खिलाफ और शौहर को बीवी के खिलाफ विटनेस बॉक्स में बुला ही नहीं सकता। हां, अगर हालात ने ऐसा मोड़ इख्तियार कर ही लिया है तो उस वक्त देखा जाएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच। आज आपको सब कुछ बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। ओके, गुड बाय। गुड नाइट। हेलो शक्ति। हेलो सर। आओ बैठो। नहीं सर, मैं जरा जल्दी में हूँ, बस आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो क्या है? सर, मौकाए वारदात पर पाए जाने वाला रिवॉल्वर, जो कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक एक मर्डर वेपन साबित हो चुका है, उसके मालिक का पता चल गया है सर। कौन है वो? सर, उसकी मालकिन है मिसेस मीना दास गुप्ता, उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो गुप्ता शिपिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दास गुप्ता की बीवी? यस सर। यानी कि हमें जिस औरत की तलाश है वो है मिसेस मीना दास गुप्ता। यू आर एग्जैक्टली राइट सर। इसलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कार्रवाई शुरू करूं? जरूर जाओ, और फौरन जाओ इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, क्योंकि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। यह कत्ल का केस है और इस केस में मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। इट इज योर ड्यूटी एंड परफॉर्म योर ड्यूटी एज यू लाइक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हवलदार, दास गुप्ता के यहाँ चलना, चलो। बॉस, बॉस, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? पुलिस को मौकाए वारदात पर साइलेंसर लगी हुई एक पिस्टल मिली है, और वो पिस्टल किसी और की नहीं, हमारी क्लाइंट मिसेस मीना दासगुप्ता की है। क्या वो पिस्टल मिसेस मीना दासगुप्ता के नाम पे रजिस्टर्ड है? जी हाँ, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने सरकारी वकील इंद्रजीत को अभी अभी ये खबर दी है। बिंदु वही विश्राम करता है। देयर लाइज द पॉइंट सर। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि कातिल कोई और नहीं, वो औरत ही है। दैट झूठी। मिली,
यानी कि पुलिस किसी भी वक्त हमारी क्लाइंट मिसेस दास गुप्ता को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच सकती है। सर वो वही जा रही है। तो इससे पहले कि पुलिस उससे कोई गलत बयान ले ले, हमें मिसेस दास गुप्ता के घर फौरन जाना चाहिए। साहब, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो। हेलो, मुझे इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कहते हैं। दास गुप्ता। नाइस टू सी यू। क्या मैं मिसेस दास गुप्ता से मिल सकता हूँ? किस सिलसिले में? प्लीज, अगर आप उन्हें बुला दें तो बेहतर होगा। प्लीज, अगर आप मुझे ये बता दें कि आप किस सिलसिले में मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल। राजन मर्डर केस के सिलसिले में मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। राजन मर्डर केस से उनका क्या ताल्लुक है? कौन है डार्लिंग? कम डार्लिंग, इंस्पेक्टर सिंह तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी फरमाइए। मिसेस दास गुप्ता, क्या मैं आपका रिवॉल्वर देख सकता हूँ जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? क्यों नहीं, आइए। आइए, प्लीज कम। थैंक यू। प्लीज कम इन। मेरा पिस्टल कहाँ है? कहाँ रखा था तुमने? यहीं तो रखा था। अच्छी तरह से देखो, वहीं होगा। हटो, मैं देखता हूं। अलमारी लॉक थी ना? हाँ। चाबी तुम्हारे पास ही थी? तो फिर कहां गया? कहीं ये तो नहीं? एग्जैक्टली, मगर ये आपके पास कैसे आया? ये हमें राजन नाम के उस आदमी की लाश के पास मिला जो रोज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 12 में रहता था। कल रात उसका खून हो गया। क्वाइट इम्पॉसिबल। ये वहां कैसे पहुंचा? जाहिर है आप ही लेकर गई होंगी, और कौन लेके जा सकता है? भाई, रिवॉल्वर के पंख तो होते नहीं जो उड़कर चला जाता। मगर मैं तो कभी रोज अपार्टमेंट गई नहीं। अपने जहन पर जरा जोर डालकर देखिए मिसेस दास गुप्ता, शायद आपको कुछ याद आ जाए। इंस्पेक्टर सिंह, जब मेरी बीवी कह रही कि वो रोज अपार्टमेंट्स में नहीं गई तो नहीं गई। मिस्टर दास गुप्ता, आप मेरे सरकारी मामले में दखलंदाजी न करें प्लीज। यस मिसेस गुप्ता, आप फिर से सोचकर देखिए, शायद गई हूं। आई एम डेड श्योर मैं वहां कभी नहीं गई। ऑलराइट, हवलदार। ले आया साहब। गौर से देखो शंभुनाथ, क्या यही थी वो औरत? यही है हुजूर, 16 आने से ही है। यही मेम साहब उस दिन आई थी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कभी नहीं देखा, मैं इसे नहीं जानती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है कि आप इसे नहीं जानती हो, लेकिन यह आदमी आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता है मैडम। शुक्रवार 19 नवंबर रात के तकरीबन 12 बजे रोज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 12 में, जो कि 30 माले पर है, आप गई थी। वहां का एक एक सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि आपने मिस्टर राजन का कत्ल किया था। आप कातिल हैं। मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। And what do you mean? सिर्फ आपके या इस आदमी के कहने से मेरी बीवी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी रात मेरे पास थी, फिर इनका रोज अपार्टमेंट जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। फिर भी अगर आप इस 2 टके के आदमी की बात को सच मान रहे हैं तो आपको मेरी बात का भी यकीन करना होगा, और नेक्स्ट टाइम आप आए तो ठोस सबूत लेकर आइएगा। एंड डोंट फॉरगेट द अरेस्ट वारंट। एंड नाउ यू मे गो। ओके, गुड बाय। गुड बाय। डार्लिंग, डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जरा देखता हूँ। आप ठहरिए, मैं जाती हूँ। Are you sure? या मेम साहब उस दिन के बाकी के पेट्रोल के पैसे।
आइए आइए मिस्टर दासगुप्ता, वेलकम। कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई? बस आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। राजन को खत्म करवा के आपने मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया है। राजन को खत्म करवा के? हाँ हाँ। आई एम सॉरी मिस्टर दासगुप्ता, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। राजन का कत्ल हमने नहीं करवाया। आपने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया है? आई एम सॉरी, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, कोई और सेवा हो तो बताइए। नो थैंक यू मिस्टर जेके। उसके खत्म होने से यूं ही मेरी हर मुश्किल खत्म हो गई है। देखिए, मैं विजय सक्सेना हूँ, मुझे दासगुप्ता जी से मिलना है। आपका कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, नो अपॉइंटमेंट। तो सॉरी, आज तो वो बिजी हैं। देखिए, मैं उनकी वाइफ मीना दासगुप्ता का वकील हूँ एंड इट्स वेरी अर्जेंट। ओह, मिस्टर विजय सक्सेना, एक मिनट। जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सेंड द टेलेक्स टू जर्मनी। हाँ हाँ। मिस्टर दासगुप्ता। हेलो विजय साहब, कहिए केस का क्या हो रहा है? व्हाट्स द लेटेस्ट? लेटेस्ट ये है मिस्टर दासगुप्ता की पुलिस ने अपना केस मुकम्मल कर लिया है और मेरे ख्याल में आजकल में चार्जशीट भी फाइल कर दी जाएगी। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। मिस्टर दासगुप्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंद्रजीत सिंह किसी न किसी बहाने से आपको विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोशिश जरूर करेगा। तब तो बहुत बुरा होगा विजय साहब। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि झूठ बोलना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। फर्ज कर लो मैंने झूठ बोल भी दिया तो उस झूठ को निभाना मेरे लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे तो डर इस बात का है मेरी गलत बयानी से कहीं केस खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो यकीन मानिए मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। यू मस्ट डू समथिंग। नॉर्मली पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको आपकी पत्नी के खिलाफ विटनेस बॉक्स में बुला ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि आपकी पत्नी मिसेस मीना आपकी शादी के वक्त शादीशुदा थीं, तो जाहिर है कि आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाती है। और मिस्टर दासगुप्ता, ऐसी सूरत में ना मेरे पास कोई दलील होगी ना आपके पास इनकार की गुंजाइश। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था ताकि मैं आपको खबरदार कर दूं दैट यू शुड बी ऑलवेज ऑन द अलर्ट। हालात कब और कैसी सूरत इख्तियार कर लेते हैं यह अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं विजय साहब कि आप किसी भी कीमत पर मेरी बीवी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दीजिए। देखिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। या अब इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आपने मिस मोना के टेबल पर पैड से एक कागज फाड़ा था। गुड ऑब्जर्वेशन मिली। मिली, ये देखो, इस कागज पर ये धुंधली सी तहरीर ये बताती है कि किसी डॉक्टर त्यागी के साथ मिस्टर दासगुप्ता के ऑफिस से 4 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी। तुम्हें डॉक्टर त्यागी से मिलना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह अपॉइंटमेंट किसने फिक्स की, किस लिए फिक्स की और किसके लिए फिक्स की है। राइट? राइट सर। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या बात है? डॉक्टर, मुझे सिर्फ इतना पता करना है, मिसेस दासगुप्ता के साथ 4 बजे क्या आपकी मीटिंग है? नो, आई डोंट थिंक सो। मगर मिस्टर दासगुप्ता ने मीटिंग खुद फिक्स की है। मगर आप ये क्यों जानना चाहती है? बाय द वे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप है कौन और यहाँ क्यों आई हैं? जी, मैं मिस्टर विजय सक्सेना की असिस्टेंट हूँ और एक केस के सिलसिले में मैं आपसे। लुक यंग लेडी, मैं अपने मरीज के केस किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करता। एंड डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट। आई एम वेरी बिजी मैन। यू कैन गो नाउ। प्लीज लीव। सॉरी सर।
पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सेंड द नेक्स्ट पेशेंट। आई एम सॉरी बॉस, ये डॉक्टर त्यागी बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है। सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मेरे किसी सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल करने लग गया। मेरा ख्याल है इससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। एनीवे, मैंने सोचा कि मैं देख ही लूं कि 4 बजे की अपॉइंटमेंट किसकी है। सर, मैं इंतजार कर ही रही थी कि ठीक 4 बजे एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मिस मोना निकली और डॉक्टर त्यागी के क्लिनिक में चली गई। मिली, मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे केस के लिए कोई फायदा पहुंचा सकती है। फिर भी तुम उस लड़की के बारे में छानबीन करो और एक डिटेल रिपोर्ट मुझे दे देना। क्या बात है सर? मिली, शायद पहली बार मेरे करियर में ऐसा हो रहा है कि मैं कोर्ट में केस लड़ने जा रहा हूं और अपने क्लाइंट के डिफेंस के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। हर सबूत, हर गवाह मेरे क्लाइंट को मुजरिम करार दे रहा है और मेरे पास किसी दलील का कोई तोड़ भी नहीं। आज मैं एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़ा हूं जहां ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है और ना ही रोशनदान। Are you ready, Mr. Public Prosecutor? Yes, Your Honor. What about you, Mr. Defense Lawyer? Yes, Your Honor. Then proceed, Mr. Public Prosecutor. Your Honor, ये एक ऐसा ओपन और शट केस है जिसके लिए मैं अदालत का ज्यादा कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुलजमा मीना दास गुप्ता, जो आज से चंद अरसा पहले नेशनल हॉस्पिटल में एक मामूली नर्स थी, बंगलों और मोटरों के ख्वाब पूरे करने के लिए और अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारने की तमन्ना में शहर के अमीर तरीन मिस्टर ज्ञान दास गुप्ता के इकलौते बेटे मिस्टर दीपक दास गुप्ता को अपनी जवानी और खूबसूरती के पांसे फेंककर अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फांस दी। शादी के 1 साल बाद मुलजमा मीना दास गुप्ता का पहला पति मकतूल राजन उसकी जिंदगी में वापस आता है, योर ऑनर। मकतूल राजन, जो कि एक शराबी, कबाबी और एक अयाश आदमी था, अपनी बीवी को एक करोड़पति की बीवी के रूप में रहते देखकर उसे अपनी अयाशी के सामान के लिए इस्तेमाल करने की ठानता है। जब मुलजमा मीना दास गुप्ता को मकतूल राजन का पहला फोन आता है तो वो घबरा सी जाती है, योर ऑनर, और उसे अपने सपनों का महल उसकी आंखों के सामने चूर चूर होकर गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वो मकतूल राजन को उसकी बताई हुई जगह पर मजबूरी में मिलने जाती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर शुक्रवार 19 तारीख रात तक उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो मिस्टर गुप्ता पर यह असलियत जाहिर कर देगा कि उसका पहला पति जिंदा है। इससे पहले कि मुलजिमा यह फैसला करे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 19 नवंबर की रात 8:30 और 9 के बीच मकतूल राजन का वापस फोन आता है, जहां वो अपनी धमकी को दोहराता है, योर ऑनर। मुलजिमा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि वो अपने मौजूदा पति के घर में रहते हुए मकतूल राजन से मिलने जाए तो कैसे, और वो ये भी जानती है, योर ऑनर, कि अगर वो ना मिलने गई तो राजन अपनी धमकी को दोहरा भी सकता है। अचानक मुलजिमा को पता चलता है कि उसके शौहर के सर में दर्द है, तो वो उन्हें गरम गरम दूध का गिलास देने के बहाने अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक उसमें 2-3 स्लीपिंग पिल्स भी डाल देती है, योर ऑनर। मुलजिमा अपने पहले पति की आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, योर ऑनर। वो जानती थी कि 5 लाख रुपया देकर भी उसका राजन से छुटकारा नहीं होगा,
क्योंकि इस किस्म के ब्लैकमेलर 5 लाख मिलने पर 10 लाख की मांग करते हैं और 10 लाख मिलने पर 20 लाख की डिमांड करते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है योर ऑनर। इसलिए वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की नीयत से रात को अपने पति के सो जाने के बाद अपने घर से निकलती है और साथ में अपना पिस्तौल भी लेती है। पिस्तौल ही नहीं लेती योर ऑनर, वो तुम्हें साइलेंसर लगाना भी नहीं भूलती। रात के 11 बजे के करीब वो अपनी गाड़ी निकालती है और सीधी रोज अपार्टमेंट्स पहुंचती है, जहां वो लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर पर पहुंचती है, जहां राजन उसका इंतजार कर रहा है। कॉल बेल का बटन दबाती है और जैसे ही राजन दरवाजा खोलता है, 1 सेकंड जाया किए बगैर वो उसकी छाती में 4 गोलियां उतार देती है योर ऑनर। चूंकि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोलियों की आवाज कोई नहीं सुनता। चूंकि मुलजिमा आदि मुजरम तो थी नहीं योर ऑनर, इसलिए वो जोश में कत्ल तो कर बैठी, लेकिन जब वो मकतूल राजन की छाती से खून के फुहारे निकलते देखती है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और घबराहट में उसका रिवॉल्वर लाश के पास गिर जाता है। उसी बदहवासी की हालत में वो सीढ़ियां उतरती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और घर आकर इत्मीनान की सांस लेती है जब वो देखती है कि उसका पति सोया हुआ है और कपड़े बदलकर उसकी बगल में यूं लेट जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शक्ल से मासूम नजर आने वाली इस मक्कार औरत ने अपने पहले पति राजन का खून ही नहीं किया योर ऑनर, बल्कि इससे बेइंतहा प्यार करने वाले मिस्टर दासगुप्ता का भी कत्ल किया है, जिन्होंने ना सिर्फ इसे अपना नाम ही दिया बल्कि इस सोसाइटी में इज्जत और शोहरत भी बख्शी योर ऑनर। इसकी जिंदगी के हर ख्वाब को पूरा किया। ये औरत एक इंसान की कातिल ही नहीं योर ऑनर, बल्कि समाज के बदन पर एक नासूर है, सोसाइटी के चेहरे का कलंक है और औरत जात के नाम पर एक बददुआ दाग है योर ऑनर, जिससे इसके घिनौने जुर्मों के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, अब मैं अपने बयान को साबित करने के लिए चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है डॉक्टर संजय टंडन। ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट आपने अदालत में पेश की है, उसका खुलासा बयान कीजिए। जी, मकतूल की मौत रात 11:30 और 12:30 के बीच में हुई थी। मौत फौरी तौर पे हुई थी, क्योंकि रिवॉल्वर में से 4 गोलियां चलाई गई थी, उसमें से मकतूल के दिल पर 1 गोली लगी थी। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. मेरा दूसरा गवाह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश वर्मा। क्या आप अदालत को बताएंगे कि मौका वारदात पर जो उंगलियों के निशान मिले वो किसके हैं? फ्लैट के हर चीज पर उंगलियों के निशान मकतूल के मिले, लेकिन डोरबेल और दरवाजे पर जो निशान मिले वो मीना दास गुप्ता के हैं। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. Your Honor, अब मैं अदालत के सामने इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को गवाह के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। कत्ल की इत्तला आपको कब और कैसे मिली? कत्ल की इत्तला मुझे रोज अपार्टमेंट के सोसाइटी के सेक्रेटरी ने सुबह 5:45 बजे फोन पर दी। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद के हालात आप अदालत में तफसील से बयान कीजिए। जी हाँ सर, मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश वर्मा और सरकारी फोटोग्राफर मिस्टर नीलकंठ के साथ तकरीबन 6:30 बजे मौका वारदात पर पहुंचा। मैंने देखा लाश दरवाजे के पास पड़ी थी और खून जम चुका था। तफ्तीश के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर उस फ्लैट को सील करवा दिया। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, एक आखिरी सवाल। जी, क्या मौका वारदात पर आपको कोई ऐसी चीज मिली जो कत्ल की तरफ इशारा करती हो? जी हाँ सर, मुझे मौका वारदात पर एक रिवॉल्वर मिली। That's all, Your Honor. Your witness, please. Thanks. इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, सर, आपने अभी अभी बताया कि आपको मौका वारदात पर एक रिवॉल्वर मिली। बिल्कुल ठीक सर। क्या आप इस अदालत को बता सकते हैं कि वो रिवॉल्वर आपको कहां मिली, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर वो रिवॉल्वर पड़ी हुई थी? बिल्कुल सर, बता सकता हूं। सर, मुझे वो रिवॉल्वर मकतूल की लाश के पैरों के पास पड़ी मिली। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, मेरा चौथा गवाह है रोज अपार्टमेंट्स फ्लैट नंबर 12 का मिल्कमैन। तुम्हारा नाम? राम भरोसे सरकार। क्या काम करते हो? यही गाय भैंसन की सेवा करता हूँ सरकार। हम ग्वाला जो ठहरे, हमरे बाप दादा भी यही काम। रोज अपार्टमेंट में तुम ही दूध देते हो ना?
वहीं जहाँ एक साहब का खून हो गया था। हाँ हाँ सरकार, हम ही दूध देते थे। तो इसका मतलब कि लाश को सबसे पहले तुम ही ने देखा? जी सरकार, वो जो 12 नंबर वाले साहब थे ना सरकार, जो गोली लगते ही भगवान को प्यारे हो गए, जब जिंदा थे तो हमसे 1 लीटर रोज दूध लिया करते थे, और जिस रोज वो मरे हैं सरकार, हमरे 18 लीटर दूध चौपट हो गया। 18 लीटर? हाँ सरकार। वो कैसे? वो ऐसे सरकार कि जिस बर्तनवा में 18 लीटर दूध था, वो लसवा देखते ही हमरे हाथ से ऐसे छिटका ससुरा कि क्या बताएं सरकार, सारा दूध माटी में मिल गया। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। मेरा अगला गवाह है रोज अपार्टमेंट्स का लिफ्टमैन शंभूनाथ। 19 नवंबर की रात को तुम ही ड्यूटी पर थे? जी हुजूर। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में क्या हुआ? खून हुआ तीसरे माले पे हुजूर। शंभूनाथ, तुम्हें कैसे मालूम कि तीसरे माले पर खून हुआ है? सवेरे सवेरे दूध वाला भैया जब जोर से चीखा तब हमें पता चला। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में और कौन कौन आया था? जो सामने मेम साहब खड़ी हैं वही आई थी। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि यही मेम साहब आई थी? जी हुजूर, अच्छी तरह पहचानता हूँ, यही मेम साहब आई थी। गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी, हाथ में मोटा सा बैग लिया हुआ था। शंभूनाथ, अच्छी तरह याद करके बताओ कि उस वक्त रात के कितने बजे होंगे? करीबन रात के 12 बजे का टाइम होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि रात के 12 बजे थे? उस समय 12 ही बजे थे। कैसे? मेरी बीवी 10-11 बजे के बाद ही मुझे भोजन करने के लिए पुकारती है हुजूर। मैं भोजन करके वापस लौटा, उसके बाद ही मेम साहब आई थी। शंभूनाथ, मेम साहब बिल्डिंग में कौन से माले पर गई थी? तीसरे माले पे गए थे हुजूर। अब तुमने उसके बाद जो कुछ भी देखा, अदालत को उसका खुलासा बताओ। मैं मेम साहब को तीसरे माले पे ले जाकर छोड़ा और लिफ्ट को मैं नीचे वापस लेके आया। कुछ ही देर में जल्दी से मेम साहब सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ भागी, अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। योर विटनेस प्लीज। No questions at this time, Your Honor. But I reserve the right to call him again. मैं इन्हें दोबारा अदालत में बुलाना चाहूंगा। इस बात को नोट कर लिया जाए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है शंकर मोरे, अमर सर्विस स्टेशन का अटेंडेंट। इन मेम साहब को पहचानते हैं? जी, ये हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराती हैं। ये आखिरी बार तुम्हारे पेट्रोल पंप पर कब आई थी? शुक्रवार रात को 11:30 बजे। तुम्हें कैसे याद रहा कि रात को 11:30 बजे आई थी? 11 बजे के बाद मेरे मालिक सारा कैश लेके अपने घर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद ये मेम साहब आई, 20 लीटर पेट्रोल भराया, 500 रुपए का नोट दिया। मैंने कहा मेम साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है। मेम साहब ने कहा ये पैसे रखो, बाकी के पैसे मुझको बाद में देना, और फुर्र से गाड़ी से चली गई। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. Your Honor, अब मैं अपने सबसे प्राइम विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और वो है मुलजमा मीना के शौहर मिस्टर दीपक दास गुप्ता। I object to it, Your Honor. मेरे फाजिल दोस्त और सरकारी वकील को यह मालूम होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड के तहत किसी भी शौहर को अपनी बीवी के खिलाफ गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता। मैं जानता था कि मेरे दोस्त डिफेंस लॉयर को मेरे इस गवाह को अदालत में बुलाने पर जरूर एतराज होगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर दीपक दास गुप्ता को इस अदालत में क्रॉस एग्जामिन करने से पहले यह बात साबित करूंगा कि उनकी मुलजमा से शादी प्रॉपर और लीगल शादी नहीं थी, योर ऑनर। क्योंकि उनकी शादी के वक्त मुलजमा का पहला शौहर जिंदा था, और यह बात मैं अदालत के सामने पहले भी साबित कर चुका हूं, जिसका मुलजमा को भी कोई इनकार नहीं है। इसलिए योर ऑनर, मिस्टर दीपक दास गुप्ता की शादी कानूनी तौर पर इलीगल शादी थी। योर ऑनर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे मिस्टर दीपक दास गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने का कानूनी हक दिया जाए। अगर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने,